बच्चों ओम्स लॉ आपने पढ़ा था, V प्रोपोर्शनल I और V इज इक्वल टू IR उसका फॉर्मूला था। आज हम ओम्स लॉ से ही एक टॉपिक रिलेटेड है ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप देखो फर्स्ट पॉइंट, ओमिक डिवाइसेस और लीनियर डिवाइसेस। ओमिक डिवाइसेस को लीनियर डिवाइसेस भी बोला जाता है। अब ये इसके नाम से पता चल रहा है, ओमिक डिवाइस मतलब ये वो डिवाइसेस हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करती हैं। तो पहली बात क्या आती है इसमें, फॉलो ओम्स लॉ। ये जितनी भी डिवाइसेस हैं वो सब ओम्स लॉ को फॉलो करेंगी। ओम्स लॉ मतलब V प्रोपोर्शनल I, इसको फॉलो करेंगी। यानी कि V और I का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। सेकंड पॉइंट, अब अगर ओम्स लॉ को फॉलो कर रही हैं तो VI कर्व कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। थर्ड, इसके एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। ओम्स लॉ का एग्जाम्पल बताओ। बच्चे क्या करते हैं, उन डिवाइसेस का एग्जाम्पल याद कर लेते हैं जो नॉन ओमिक होती हैं लेकिन ओम्स लॉ के एग्जाम्पल को वो समझ ही नहीं पाते। ऑल मेटल्स, जितनी भी मेटल्स हैं वो सारी ओम्स लॉ को फॉलो करती हैं एट लो टेम्परेचर। ठीक है, कौन से टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर। अब जैसे ये लो टेम्परेचर का ग्राफ है VI, लेकिन जैसे ये आगे जाएगा और टेम्परेचर हाई करते हैं तो ये थोड़ा सा कर्व ले लेता है टेम्परेचर हाई करने पर। तो लो टेम्परेचर पर ऑल मेटल्स फॉलो ओम्स लॉ। तो जितने भी मेटल है वो ओम्स लॉ को फॉलो करती है, उनका VI कर्व स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखना। एग्जांपल, VI कर्व कैसा है, स्ट्रेट लाइन, ओम्स लॉ को फॉलो करती हैं ये डिवाइसेस। एक डिवाइस होती है नॉन ओमिक और नॉन लीनियर, डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ। ये वो डिवाइसेस हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती। V इज नॉट प्रोपोर्शनल टू I, इसके लिए V प्रोपोर्शनल I नहीं होता है, तो इनका VI कर्व डज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो इनका VI कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। एग्जाम्पल देखो, 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं क्योंकि ये एक्सेप्शन है। तो ध्यान रखना, ओम्स लॉ के एक्सेप्शंस अगर आपसे पूछे जाए तो इनमें से कोई भी डायग्राम बना सकते हो। ये VI कर्व है इसका टॉर्च बल्ब का, जो टॉर्च में बल्ब लगता है, देखो स्ट्रेट नहीं है, यहाँ से घूम गया, तो ये नॉन ओमिक होगी डिवाइस। डायोड, जो भी आप पढ़ोगे इलेक्ट्रॉनिक्स में डिवाइस होती है, उसका भी नॉन लीनियर होता है ग्राफ। और इलेक्ट्रोलाइट्स जब सॉल्यूशन में डाल दिया जाता है तो उसका भी जो VI कर्व है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। तो नॉन ओमिक डिवाइसेस को तीनों को आप याद रख के इनके ग्राफ की यही प्रैक्टिस कर लेना, ये जो ग्राफ आपको बता रखे हैं। तो एक तो ये नॉन ओमिक और ओमिक डिवाइसेस, छोटा सा टॉपिक, सिंपल सा। अब हम बात करेंगे, हमने जो रेजिस्टेंस पढ़ा ओम्स लॉ में उसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। देखो हमने ये पढ़ा था V इज इक्वल टू IR, और यहाँ पर R हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था V अपॉन I। इसके बारे में हमने इसकी डेफिनेशन, ठीक है, R की डेफिनेशन पढ़ ली थी और इसका SI यूनिट, डायमेंशन, ये सब पढ़ ली थी। आज मैं आपको इसकी डिपेंडेंसी बताने वाला हूँ। ये डिपेंड किस किस क्वांटिटी पर करता है, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये बच्चों टोटल 4 क्वांटिटीज पर डिपेंड है। जो रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का या किसी भी मटेरियल का, वो टोटल 4 क्वांटिटीज पर डिपेंड होता है। एक तो लेंथ पर, एट लेंथ L, एक होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, A, एक होता है टेम्परेचर, एट टेम्परेचर, और एक होता है नेचर ऑफ मटेरियल, जो भी मटेरियल आपने यूज लिया है उसका नेचर। तो ये 4 क्वांटिटी पर डिपेंड है। मैं आपको पहले ये 2 समझाता हूं। देखो टेम्परेचर पर जो डिपेंडेंसी है ये तो आगे टॉपिक आएगा उसमें समझेंगे, अभी ये नहीं समझेंगे। नेचर जैसे कॉपर, Fe, Ag, Au, ये सब मेटल्स हैं, लेकिन सबका रेजिस्टेंस अलग अलग। इसका कुछ और रेजिस्टेंस होगा, इसका कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा। ये गुड कंडक्टर है। पीरियोडिक टेबल में जो बेस्ट से बेस्ट कंडक्टर है वो है सिल्वर। तो ये गुड कंडक्टर है, यानी इसका रेजिस्टेंस बहुत ही लो होता है, इसका भी रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, लेकिन सबके अलग अलग होते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपने मटेरियल कौन सा लिया है। ठीक है, तो हर मटेरियल का अपना एक अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। तो ये तो एक नेचर ऑफ मटेरियल की बात रही, जो हम इसमें ऐसे कोई खास नहीं पढ़ेंगे। बाकी टेम्परेचर, क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ की बात हम ढंग से अच्छी तरह करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं लेंथ पर कैसे डिपेंड होता है।
तो लेंथ पर बच्चों ऐसे डिपेंड होता है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना लंबा वायर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में उतना ही अपोज होगा। जैसे एक कंडक्टर तो छोटा है और एक कंडक्टर बड़ा है, तो अब इलेक्ट्रॉन एक एंड से यहां तक आ रहा है तो उसको कम रेजिस्टेंस लगा क्योंकि कम लेंथ है, और लेंथ ज्यादा होने पर उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक आने में जो रेजिस्टेंस लगेगा वो इससे ज्यादा होगा। यानी हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, जितना लंबा वायर ले लोगे उसका रेजिस्टेंस उतना ही इंक्रीज हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड की बात करें, एट क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है पहले वो समझो। जैसे मान लो मेरे पास कोई वायर है, ऐसा सिलेंड्रिकल वायर है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे कट कर दूं, और कट, ये देखो ये ऐसे करके कट कर दिया मैंने, तो ये जो मेरे पास आया ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। डायग्राम में समझ सकते हो, ये वायर या कोई भी मटेरियल है, ये इस तरीके से कट करके जो ये एरिया आता है दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको ऐसे कट करना है, क्रॉस सेक्शन करना है इसका, और ऐसे कट करके जो एरिया मिलेगा उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसके साथ कैसा रिलेशन है रेजिस्टेंस का? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर आप इंक्रीज करोगे और बड़ा कर दो, तो जितना ज्यादा इंक्रीज करोगे रेजिस्टेंस उतना ही कम मिलेगा। तो इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है और लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, किसका? रेजिस्टेंस का। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को एक साथ लिख दूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो मुझे मिलेगा R प्रोपोर्शनल L अपॉन A, मिल जाएगा। L तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, A इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और प्रोपोर्शनल का साइन हटा के अगर मैं कांस्टेंट लगा देता हूं रो L अपॉन A, रो इज अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है विच इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, इसको रेजिस्टिविटी भी कह सकते हो, और एक और नाम है इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, दो नाम है इसके रो के। ठीक है, यहां पर एक कांस्टेंट आ गया है रो। ये रो इसलिए आया है क्योंकि रो डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर। अभी दो की बात कर ली मैंने, लेंथ की बात कर ली, एरिया की बात कर ली। आप कहोगे सर थर्ड की तो बात ही नहीं की आपने। थर्ड मैंने क्या बताया था? टेम्परेचर। फोर्थ क्या बताया था? नेचर ऑफ मटेरियल। इन दो की डिपेंडेंसी यहाँ पे रो बताया है, क्योंकि रो खुद केवल दो क्वांटिटी पे डिपेंड होता है। रो जो रेजिस्टिविटी है वो दो क्वांटिटी पर डिपेंड होती है, एक तो नेचर ऑफ मटेरियल पर और एक टेम्परेचर पर। तो दो क्वांटिटी यहाँ आ गई और दो यहाँ आ गई, तो टोटल रेजिस्टेंस 4 क्वांटिटी पर डिपेंड होता है। ठीक है, तो रो के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो दो क्वांटिटी जो थर्ड और फोर्थ थी उन पर रो डिपेंड होगा, और रो अगर उन पर डिपेंड है तो आर भी उन पर डिपेंड होगा। तो इस तरीके से आर टोटल 4 पर डिपेंड होता है और रो केवल दो क्वांटिटी थर्ड एंड फोर्थ पर डिपेंड होता है, लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं होता है रो। तो ये अपने पास एक फॉर्मूला बन गया है, R इज इक्वल्स टू L अपॉन A। अब मैं यहाँ पर आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी के बारे में बताता हूँ। थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन वगैरह देख लें, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो। तो आपको पता है R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। ठीक है, अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज करके रो फाइंड करता हूं तो R A अपॉन L आ जाएगा, R A अपॉन L। अब बच्चों मैं एक ऐसा कंडक्टर लेने वाला हूं, ध्यान से समझना, रो की डेफिनेशन बन रही है यहां पर रो की डेफिनेशन बन रही है। तो मैं एक ऐसा कंडक्टर लेने वाला हूं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो 1 है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1, लेंथ भी 1 है। तो अगर A और L दोनों 1 हुए देन रो इज इक्वल टू R। मैंने लेंथ को भी 1 कर दिया, एरिया को भी 1 कर दिया, अगर दोनों 1 हो गए देन रो इज इक्वल टू R। तो यहां से डेफिनेशन बन जाएगी, रेजिस्टिविटी में बी डिफाइन एज द रेजिस्टेंस,
Resistivity may be defined as the resistance of a conductor having unit length and unit cross sectional area. क्लियर है? एक बार वापस समझो, जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस के इक्वल है, पर कब? हर कंडीशन में नहीं, केवल कब? जब जो कंडक्टर है उसकी लेंथ 1 हो और उसका एरिया भी 1 हो। तो रेजिस्टिविटी में बी डिफाइन एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर है? तो ये इसकी डेफिनेशन आप आराम से यहां लिख सकते हो। अब अगर आपको इसका एसआई यूनिट पूछा जाए तो देखो एसआई यूनिट के बारे में। एसआई यूनिट हम इसकी निकालते हैं, तो रो क्या है? आर। आर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम, इनटू एरिया, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, अपॉन लेंथ की होती है मीटर, मीटर से मीटर कट हो गया, ओम इंटू मीटर। तो ऐसा यूनिट ओम इंटू मीटर आ गई। अब डायमेंशंस, तो डायमेंशंस निकालने के लिए क्या करना है? ओम इंटू मीटर से निकलेगी। ओम मतलब रेजिस्टेंस, ओम मतलब रेजिस्टेंस और मीटर मतलब लेंथ। तो रेजिस्टेंस की तो आप V अपॉन I से निकाल ही चुके हो और V की आप W अपॉन Q से निकालते हो। तो ये रेजिस्टेंस की आप निकाल सकते हो V की वर्क अपॉन चार्ज से और उसमें I को डिवाइड कर देना, तो रेजिस्टेंस क्या आएगी? रेजिस्टेंस में लेंथ को मल्टीप्लाई करना है। देखो कैसे, रेजिस्टेंस की लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, निकलेगी ऐसे, आपको याद नहीं रखनी कुछ भी, मैं भी इसी से निकाल रहा हूं। पहले पोटेंशियल की निकाल के उसमें A को डिवाइड कर दूंगा। देखो पोटेंशियल की हो गई M1 L2 T-3 A-1, ये तो हो गई पोटेंशियल की। इसमें I को डिवाइड करूंगा तो A-2 हो जाएगा। तो ये तो मेरे पास R की आ गई। अब R में लेंथ को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि यहाँ L2 और L1 मिलके क्या हो जाएगा? L3। तो ये मेरे पास आ जाएगी रेजिस्टिविटी की डायमेंशन। क्लियर है? पोटेंशियल की डायमेंशन वर्क अपॉन चार्ज, रेजिस्टेंस की V अपॉन I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, और ओम इंटू मीटर है रेजिस्टिविटी। तो इसकी डायमेंशन पहले रेजिस्टेंस की लिख लो, फिर उसमें L को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये इसकी डायमेंशन आ गई रो की, M1 L3 T-3 A-2। रेजिस्टिविटी केवल दो क्वांटिटी पर डिपेंड होती है, ध्यान रखना। डिपेंडेंसी अगर पूछी जाए रेजिस्टिविटी की, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे डिपेंडेंसी पूछी जाए तो केवल दो क्वांटिटी पर डिपेंड है, एक टेम्परेचर पर और एक नेचर ऑफ मटेरियल पर, बस। लेंथ पर और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं होती। बोर्ड का एक क्वेश्चन बताता हूं आपको, समझना ध्यान से। बोर्ड में दिया गया कि एक वायर है कॉपर का जिसकी लेंथ है L, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, ठीक है, कॉपर वायर है ये, और इसकी रेजिस्टिविटी है रो। वो कहता है कि अगर इसकी लेंथ को डबल कर दिया जाए खींच के, तो एरिया इसका थोड़ा सा कम हो जाएगा, कोई भी हो A', तो इसकी रेजिस्टिविटी कितनी होगी? ठीक है, इसने क्या करा, इस वायर की लेंथ और एरिया दे दिया, अब कह रहा है इसी वायर को डबल कर दिया खींच के, है तो ये कॉपर का ही वायर, तो डबल करने पर रेजिस्टिविटी चेंज होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी केवल इस पर डिपेंड है कि ये वायर किसका है। यहाँ भी कॉपर था, यहाँ भी कॉपर है, तो नेचर पर डिपेंड है। टेम्परेचर हमने कुछ बढ़ाया नहीं, कम नहीं करा ना बढ़ाया, तो टेम्परेचर नहीं चेंज किया, नेचर भी चेंज नहीं किया, लेंथ एरिया कुछ भी चेंज कर दो, रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज। इसकी रेजिस्टिविटी भी उतनी ही आएगी जितनी इसकी है। क्लियर है? रेजिस्टिविटी, हाँ, इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे न्यूमेरिकल में कितना होता है। लेकिन ये बात याद रखना, रेजिस्टिविटी लेंथ को इंक्रीज करो, काटो, कुछ भी करो, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती। रेजिस्टिविटी कब चेंज होगी? अगर ये कॉपर का वायर होता और ये Fe वायर हो जाता तो चेंज हो जाती रेजिस्टिविटी। लेकिन दोनों ही कॉपर के वायर हैं, दोनों ही सेम टेम्परेचर पर हैं, तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। वो हम न्यूमेरिकल्स में निकालेंगे कितना होता है। तो ये रेजिस्टिविटी का एक टॉपिक था जो आप कर लेना। कंडक्टिविटी इसका रेसिप्रोकल होती है, ये ध्यान रखना। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। जो कंडक्टिविटी होती है वो 1/ρ होती है। ठीक है, तो ये कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है। जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान से समझ लो।